आलोक के शरीर से उसका कलेजा अलग किया, वैसे ही आलोक की आत्मा भी उसके शरीर से अलग हो गई। आलोक की चीख सुनकर चंद्रकला उस कमरे की तरफ भागी। वहीं अंगुना भले ही आलोक की चीख नहीं सुन पाई थी, पर जैसे ही आलोक के शरीर से उसकी आत्मा अलग हुई, अंगुना को इसका आभास हो चुका था, क्योंकि संख्या संयोग शक्ति के लिए अंगुना को आलोक की पवित्र आत्मा की ही जरूरत थी। इसीलिए अंगुना ने चारों तरफ नजरें दौड़ाना शुरू कर दिया और उसे आसमान की तरफ जा रही आलोक की आत्मा दिखाई दे गई। अंगुना अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उस आत्मा की तरफ बढ़ने लगी। वहीं चंद्रकला दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद्रकला ही नहीं, गांव के लोग भी आलोक की चीख सुनकर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। गांव के लोगों को उस कमरे की तरफ आता देख चंद्रकला काफी ज्यादा डर गई, क्योंकि चंद्रकला जानती थी कि हो ना हो नीति ने ही आलोक को मारा है और इस वक्त नीति जरूर अपने दैत्य अवतार में होगी। अगर ऐसे अवतार में गांव वालों ने नीति को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए चंद्रकला उन गांव वालों से पहले उस कमरे तक पहुंच गई और इससे पहले कि गांव वाले उस कमरे के अंदर झांक पाते, चंद्रकला ने उस कमरे को जल्दी से खोलकर बंद कर लिया। गांव वाले बाहर से दरवाजा खींचते ही रह गए। उनमें से एक आदमी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा, चंद्रकला, दरवाजा खोलो चंद्रकला, क्या हुआ आलोक को? आलोक ठीक तो है? पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। आती भी कैसे? अंदर का नजारा देखकर चंद्रकला अपने घुटनों पर धड़ाम से गिर पड़ी थी। चंद्रकला ने अंदर प्रवेश करते ही देखा कि नीति बड़े ही चाव से आलोक का कलेजा खा रही थी और निचोड़ निचोड़ कर उसका खून पी रही थी। इस तरह का विभत्स दृश्य देखकर चंद्रकला मानो एकदम सुन्न पड़ गई थी। उसे सांड का शिकार करता हुआ देख भी चंद्रकला की रूह कांप गई थी। वहीं आज तो उसकी नन्ही सी बच्ची एक इंसान का शिकार कर रही थी। भले ही नीति अपने होश में नहीं थी, भले ही ये सब कोई और उसे करवा रहा था, लेकिन अपनी खुद की बच्ची को इस तरह किसी इंसान का खून पीते हुए देखकर चंद्रकला अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। आंसुओं की धार लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। इधर जहां चंद्रकला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, वहीं बाहर आसमान में अंगुना जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि उसने आलोक की पवित्र आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लिया था। उसका संख्या संयोग शक्ति का एक शिकार पूरा हो चुका था। हालांकि उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि आलोक नीचे जमीन पर गिरने की वजह से तो बच गया था, तो आखिर उसकी जान गई कैसे? उसने खुद को यही तर्क दिया कि शायद इतना सब कुछ हो जाने के बाद अपने आप ही आलोक की जान निकल गई हो। अंगुना इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे तो बस अपने शिकार से मतलब था। अपने चेहरे पर खुशी लिए हुए अंगुना वहां से अपनी दुनिया की तरफ चली गई। वहीं नीति अभी भी आलोक के शरीर के बाकी हिस्सों को निकाल निकाल कर खा रही थी। चंद्रकला वहीं पर स्तब्ध बैठी फटी आंखों से ये सब देख रही थी और दरवाजे पर खड़े लोग जानना चाहते थे कि आखिर कमरे के अंदर चल क्या रहा है। लगातार दरवाजा खटखटाने की वजह से चंद्रकला का भी ध्यान टूट चुका था। चंद्रकला को एहसास हुआ कि अगर उसने जल्द ही नीति को शांत नहीं करवाया तो गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। चंद्रकला ने हिम्मत जुटाई और रुंधे गले से धीमी आवाज में नीति से कहा ताकि कहीं बाहर खड़े लोगों को आवाज न पहुंच जाए। बेटा नीति, क्या कर रही हो बेटा? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम एक पवित्र आत्मा हो बेटा, शांत हो जाओ बेटा। नीति ने गुस्से में गुर्राते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, नहीं, इसने मुझे इस कमरे में कैद किया था। जो मुझे तकलीफ देने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नीति की ये डरावनी आवाज सुनकर बाहर खड़े गांव के लोग सख्ते में आ गए। अब तक सब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का सोच रहे थे, लेकिन ये डरावनी आवाज सुनकर
सब लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि सब लोग डर के मारे कुछ कदम पीछे की तरफ हट गए। लेकिन नीति की बात सुनकर चंद्रकला ने नीति को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसने तुम्हें कैद नहीं किया था, बल्कि किसी ने तुम्हें कैद नहीं किया था। तुम अपने आप इस कमरे में कैद हो गई थी और इसमें तुम्हारा ही भला छुपा हुआ था। बाहर काले साए ने हमला किया था। चंद्रकला की इस बात का नीति ने कोई जवाब नहीं दिया और आलोक के शरीर में अपना हाथ डालते हुए उसके मांस का एक टुकड़ा निकाल लिया। चंद्रकला समझ गई कि उसकी बातों का अब नीति के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए चंद्रकला धीरे धीरे नीति के पास गई और नीति के खून से सने हाथ अपने हाथ में ले लिए। नीति ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रकला ने जबरदस्ती नीति का हाथ पकड़े रखा और आंखें बंद करके मन ही नीति को उसकी अच्छाई के बारे में याद दिलाने लगी। धीरे धीरे नीति के ऊपर चंद्रकला के इस नुस्खे का असर होने लगा था। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कह रही थी, छोड़ छोड़ मुझे। पर चंद्रकला ने एक न सुनी और नीति का हाथ पकड़े रखा। देखते ही देखते नीति अपने दैत्य अवतार से वही नन्ही सी प्यारी नीति बन चुकी थी। वहीं पर अचेत होकर गिर पड़ी। पर चंद्रकला ने देखा नीति अपने असली रूप में तो आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके हाथ खून से सने हुए थे। ये देख चंद्रकला ने इधर उधर कोई कपड़ा ढूंढा और उस कपड़े से नीति के हाथों पर लगा खून पोंछने लगी। अब जब चंद्रकला पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गई तो चंद्रकला ने नीति को आलोक से कुछ दूरी पर सुलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। गांव के लोग अभी भी दरवाजे के बाहर चंद्रकला के आने का इंतजार कर रहे थे। अब तक आलोक की माँ को भी होश आ चुका था। वो भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उसका बेटा सही सलामत है कि नहीं। सबके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। चंद्रकला ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। चंद्रकला के दरवाजा खोलते ही चंद्रकला चारों तरफ से सवालों से घिर गई। चंद्रकला, क्या हुआ था अंदर? वो डरावनी आवाज किसकी थी? आलोक कहाँ है? क्या आलोक ठीक तो है? लेकिन चंद्रकला ने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन नीचे किए मूक बने वहीं पर खड़ी रही। चंद्रकला की तरफ से कोई जवाब नहीं पाकर आलोक की माँ ने जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे चंद्रकला, कुछ तो बोलो, कोई तो जवाब दो। मेरा बेटा ठीक है कि नहीं? आखिरकार चंद्रकला ने हिम्मत करके जवाब देते हुए कहा, मैंने आलोक को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही और हमने आलोक को खो दिया। ये सुनते ही आलोक की माँ वही जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। चंद्रकला की बात सुनकर कुछ लोग दौड़कर कमरे की तरफ गए तो अंदर का वो भयावह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। तभी उनमें से एक आदमी की नजर बेहोश नीति के ऊपर गई। वो नीति को उठाकर बाहर ले आया और बाकी लोगों ने मिलकर आलोक के शरीर के बिखरे हिस्सों को एक जगह करके उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल दिया। वहीं आलोक की माँ गला फाड़ के जोर जोर से रो रही थी। आलोक के बाबा किसी काम से शहर गए हुए, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द मायापुर बुलाया गया। धीरे धीरे आलोक के घर पर गांव के लोगों की भी भीड़ बढ़ने लगी थी। चंद्रकला ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये कह तो दिया था कि आलोक की किसी काले साए ने ही जान ली है, पर कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो उनमें से एक आदमी ने अपने मन की शंका को जाहिर करते हुए कहा, चंद्रकला, एक बात समझ नहीं आ रही है। जब तुमने अंगुना को यहाँ से भगा दिया था तो फिर कैसे उसने आलोक की जान ले ली? ये बात सुनकर चंद्रकला हक्का बक्का रह गई। इससे पहले कि चंद्रकला कुछ समझ पाती, एक दूसरे आदमी ने चंद्रकला से कहा, हाँ चंद्रकला, जब अंगुना इस कमरे के ऊपर हमला भी नहीं कर पा रही थी तो आखिर से वो इस कमरे के अंदर चली गई और उसने आलोक को मार दिया। चंद्रकला ने इस तरह के सवालों की उम्मीद भी नहीं की थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं गांव वालों को नीति के ऊपर शक तो नहीं हो गया है। चंद्रकला ने जल्दी जल्दी कुछ सोचा और हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो
क्या है कि सिर्फ अंगुना ही यहाँ पर नहीं थी, अंगुना के साथ में एक और काला साया यहाँ मौजूद था। उसी काले साए ने आलोक की जान ली है। ये सब चाल मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ही बुना गया था। अंगुना मुझसे लड़ती रही ताकि वो दूसरा काला साया आलोक की जान ले सके, और वो काला साया आलोक के पहले ही कमरे के अंदर प्रवेश कर चुका था। ये सब कहते कहते चंद्रकला की जीभ लटपटा रही थी। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। चंद्रकला ने आज तक कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया था, लेकिन आज पहली बार उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए गांव वालों के सामने झूठ बोला था। पर शायद कोई भी माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए यही करती जो चंद्रकला ने किया था। उसने मन ही मन काली माँ से माफी मांगते हुए कहा, हे काली माँ, मुझे माफ करना। आज मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए गांव वालों से झूठ कहना पड़ रहा है। वही चंद्रकला की ये सब कही हुई बातें तर्क से भरी हुई तो थी, पर इनमें भी बहुत से सवाल छुपे हुए थे। उन सवालों को कुरेदते हुए एक दूसरे आदमी ने चंद्रकला से पूछा, माफ करना चंद्रकला, हम नहीं चाहते कि नीति को कुछ भी हो, लेकिन ये बात खटक रही है कि नीति तो पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद थी, तो उस काले साए ने नीति को कुछ नहीं करके आलोक की जान क्यों ली? चंद्रकला हुई बातों में उलझती हुई जा रही थी। उसने जवाब देते हुए कहा, चाचा कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने सालों से मायापुर पर काले सायों के हमले होते हुए आए हैं। ये बात तो आपको भी पता होनी चाहिए कि काले सायों का शिकार पहले से ही तय होता है। वो हमेशा उसी का शिकार करते हैं जिससे या तो उनकी कोई दुश्मनी हो या उस शिकार से उनकी शक्तियां बढ़े। तो आज अंगुना का शिकार आलोक था, ना कि नीति। चंद्रकला के जवाबों ने लगभग सभी लोगों की सारी शंकाएं मिटी थी। तभी एक आदमी ने चंद्रकला से पूछा, पर चंद्रकला, आलोक तो बच्चा था, आलोक से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? तो अंगुना ने उसे क्यों मारा? इस बात का जवाब तो चंद्रकला के भी पास नहीं था कि आखिर अंगुना आलोक को क्यों मारना चाहती थी। जवाब में उसने कहा, नहीं भाई साहब, दुश्मनी तो शायद कुछ नहीं रही होगी। हो सकता है अंगुना ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए ही आलोक का शिकार किया हो। गांव वालों को लगभग अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वहीं चंद्रकला ने भी राहत की सांस ली कि गांव वालों को नीति के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद आलोक के बाबा भी शहर से लौट आए थे। आलोक के बाबा और माँ दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए। वैसे तो मायापुर में ये काम एक रुदाली का होता है और मौत के बाद माँ बाप का रोना अशुभ माना जाता है, लेकिन आलोक उनके माँ बाप का इकलौता लड़का था, तो गांव वाले भी उनका ये दर्द समझते थे। इसीलिए किसी ने उन्हें रोने से नहीं रोका। रुदाली होने के नाते चंद्रकला भी खूब रो रही थी, लेकिन आज चंद्रकला सिर्फ रुदाली होने के नाते ही नहीं रो रही थी, बल्कि उसे इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख था कि वो आलोक को बचा नहीं पाई। पर जैसे तैसे पहले चंद्रकला ने अपने आप को शांत किया और फिर आलोक के माँ बाबा को भी शांत करवाते हुए कहा, शांत हो जाइए चाचा, आलोक के अंतिम संस्कार में पहले ही बहुत देरी हो चुकी है, हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए चंद्रकला आलोक के अंतिम संस्कार की बाकी तैयारियां करने लगी। आलोक का अंतिम संस्कार करके आने के बाद सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए, पर आलोक की मौत के बाद से एक बार फिर मायापुर गांव में डर का माहौल बन चुका था, क्योंकि अगर उन जानवरों को छोड़ दिया जाए तो मालती को मुक्ति मिलने के बाद से मायापुर में काफी दिनों से कोई घटना नहीं घटित हुई थी। वहीं चंद्रकला भी नीति को लेकर अपने घर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी भी इस बात की तह तक नहीं पहुंच पा रही थी कि आखिर अंगुना आलोक को क्यों मारना चाहती थी और नीति ने भी आलोक को क्यों मारा, क्योंकि टीले वाले बाबा ने तो ये कहा था कि नीति इंसानों को तभी मारेगी जब उसके मुंह इंसानों का खून लगेगा। तो नीति के मुंह इंसानों का खून कब लगा? चंद्रकला इन्हीं सब सवालों में पूरी तरह उलझी हुई थी कि तब चंद्रकला को याद आया कि अंगुना के पहले जितेंद्र ने आलोक को मारने की कोशिश की थी। ये याद आते ही चंद्रकला दौड़कर अपने घर के मंदिर की तरफ भागी।
वहां जाकर चंद्रकला ने देखा कि वहां पर बाकी सब किताबें तो मौजूद थी, लेकिन जन्म पत्रिकाओं का गट्ठा वहां पर नहीं था। चंद्रकला को पूरी कहानी समझ आ गई कि अंगुना संख्या संयोग शक्ति के माध्यम से अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती है, और उस दिन भी उसके घर में कोई और नहीं बल्कि अंगुना ही आई थी। वहीं दूसरी तरफ रात होते होते राघव पंकज के साथ मायापुर गांव के बाहर जो उनका खेत था वहां पहुंच चुका था। राघव और पंकज जब खेत में दाखिल हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे इस खेत में कोई पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। राघव को भी रह रहकर ये आभास हो रहा था जैसे कोई उनको छिप छिप कर देख रहा हो, और राघव का ये अंदेशा बिल्कुल सही था। एक आत्मा लगातार दूर से राघव को घूरे जा रही थी। ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी जो टीले वाले बाबा के यहाँ से राघव के हाथों से ही उस बोतल से आजाद हो गई थी। आखिर कौन ये आत्मा और राघव के इस खेत से उसका क्या संबंध है, और आखिर क्या चाहती है राघव से, और क्या चंद्रकला अंगुना के अगले शिकार के बारे में पता लगा पाएगी?